हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस 1, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कर्व ट्रेसिंग। और आज हमारा कर्व ट्रेसिंग का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर कर्व ट्रेसिंग का हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पढ़े थे एसिम्पटोट्स। तो देखिए एसिम्पटोट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व हैविंग कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए कर्व ट्रेसिंग में एक्चुअल में कर्व ट्रेसिंग में दो तरह के कर्व हमें ट्रेस करने हैं, है ना। कौन कौन से दो टाइप के कर्व हैं जरा ध्यान दीजिए। ट्रेसिंग ऑफ कर्व हैविंग कार्टेशियन इक्वेशन, यानी कि ऐसे कर्व जिनकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, उनको हम ट्रेस करना सीखेंगे आज के लेक्चर में। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम ट्रेस करेंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व हैविंग पोलर इक्वेशन, यानी कि ऐसे कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे जिसकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में गिवन होगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ट्रेसिंग ऑफ कर्व हैविंग कार्टेशियन इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जरा ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट एसिम्पटोट्स। ये तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, कि एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, एसिम्पटोट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो एसिम्पटोट्स है वो क्या है, एक्चुअल में एसिम्पटोट्स आर द टेंजेंट्स टू द कर्व एट इंफिनिटी, यानी कि अगर आप किसी कर्व के ऊपर इंफिनिटी पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन्हीं को हम एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कर्व एक से ज्यादा बार पास होता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां से कर्व एक से ज्यादा बार क्रॉस करेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम होगा मल्टीपल पॉइंट। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डबल पॉइंट। अब देखिए डबल पॉइंट क्या है। देखिए मल्टीपल पॉइंट तो वो पॉइंट है जहां पर कर्व एक से ज्यादा बार क्रॉस कर रहा है, यानी कि 2 बार भी कर सकता है, 3 बार भी कर सकता है। लेकिन डबल पॉइंट वो पॉइंट है जहां से कर्व केवल 2 बार ही क्रॉस करेगा, यानी कि ओनली 2 टाइम्स। तो एक ऐसा पॉइंट जहां से कर्व 2 बार क्रॉस करता है, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां से कर्व की 2 ब्रांच निकलती हैं, उस पॉइंट को हम डबल पॉइंट बोलते हैं। अब इसको जरा समझ लेते हैं कि डबल पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कर्व बनाया, ये हमारा एक कर्व है ना, ये क्या है हमारे पास एक कर्व है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं डबल पॉइंट बोलूंगा। ये मल्टीपल पॉइंट भी है क्योंकि एक से ज्यादा बार क्रॉस हो रहा है। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा डबल पॉइंट है। बात समझ में आएगी क्या है, डबल पॉइंट है, क्योंकि यहां से कर्व 2 टाइम्स पास हुआ है। अब जरा यहां पर नीचे देखें, एक वर्ड लिखा है नोड। नोड क्या होता है, ए डबल पॉइंट एट विच 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आर ड्रॉन। अगर आप डबल पॉइंट के ऊपर 2 रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट, मतलब अलग अलग टेंजेंट को अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। और अगर आप ध्यान दें तो इस डबल पॉइंट से आप 2 डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, एक टेंजेंट तो ये आएगी, ठीक है ना, ये क्या है इस पॉइंट पर टेंजेंट। दूसरी टेंजेंट, एक और टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं यहां से। देखिए एक टेंजेंट आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से 2 रियल एंड डिफरेंट टेंजेंट को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए दिस डबल पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर डबल पॉइंट है, इस डबल पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस डबल पॉइंट को हम कहेंगे नोड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नोड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज नोड। तो नोड क्या है, एक ऐसा डबल पॉइंट जहां से 2 रियल एंड डिफरेंट टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं नोड। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कस्प, है ना। कस्प भी एक डबल पॉइंट ही होता है, लेकिन ये ऐसा डबल पॉइंट है जहां से केवल एक, देखिए 2 रियल टेंजेंट ड्रॉ तो हो जाएंगे, लेकिन वो दोनों की दोनों टेंजेंट कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी। जैसे कि देखिए ये किस सिचुएशन में होगा, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 2 ब्रांच निकल रही है, देखिए ये इस सिचुएशन में आएगा ऐसा। मान लीजिए हमारा एक कर्व ये है और इसी पॉइंट से, देखिए ये कर्व इसी पॉइंट से ऐसे चला जाए, तो आप देख सकते हैं यहां से ये डबल पॉइंट है ना, ये क्या है, डबल पॉइंट है। यहां से 2 ब्रांच निकल रही है कर्व की, एक नीचे जा रही है और एक ऊपर जा रही है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो देखिए क्या होगा, इस के ऊपर 2 टेंजेंट होंगी, लेकिन अगर आप देखेंगे कि दोनों के दोनों टेंजेंट क्या है, दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर अगर एक और टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो दोनों टेंजेंट आ जाएंगे कोइंसिडेंट। देखिए अगर मैं इसी के ऊपर एक टेंजेंट और ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसी के ऊपर कोइंसिडेंट आ,
ठीक, तो यहां पर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज कस्प, इसको हम बोलते हैं कस्प। तो मेरे ख्याल से नोड और कस्प का मतलब समझ में आ गया होगा। नोड और कस्प कहां बनते हैं, जहां डबल पॉइंट होता है। ठीक है, अगर डबल पॉइंट की दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि डबल पॉइंट को कब आप नोड कहेंगे और कब आप कस्प कहेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं आगे। नाउ ट्रेसिंग ऑफ कर्व हैविंग कार्टेशियन इक्वेशन। अब हम ऐसे कर्व को ट्रेस करना सीख रहे हैं जिसकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगी। अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, जरा यहां पर ध्यान देंगे आप, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए ट्रेसिंग ऑफ कर्व का क्वेश्चन नो डाउट कि आसान है। ठीक है, आसान क्यों है, क्योंकि यहां पर कुछ भी आपको नया नहीं करना है। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं आपको सभी क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, और अच्छी बात क्या है कि यहां पर स्टेप आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका क्वेश्चन भी आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आपको स्टेप आते हैं तो आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही गलत नहीं होगा। इसमें अगर बच्चा गलती करेगा तो लास्ट स्टेप में जाके ही करेगा। और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, मान लीजिए किसी का गलत हो जाता है, वैसे तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन अगर आपका गलत होता भी है तो वो लास्ट स्टेप में जाकर ही गलत हो सकता है। बाकी स्टार्टिंग के सारे स्टेप आपके सही होंगे। और अगर सारे स्टेप आपके स्टार्टिंग के सही है और लास्ट में अगर बाई चांस किसी बच्चे का गलत हो भी जाता है तो उसको 0 मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट, अब देखो यहां पर ये स्टेप है, यहां पर पहला स्टेप क्या है, किसी भी कर्व को अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है जिसकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है और आप उसको ट्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पहला स्टेप होता है सिमेट्री। यानी कि आपको पहले उसकी सिमेट्री को चेक करना होगा। देखिए इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसा होगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व। आपको यहां पर इस कर्व को ट्रेस करना है। जरा समझिए ध्यान से, हम क्वेश्चन के हेल्प से ही स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये हमारे पास एक कर्व है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है। कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसमें x और y दिया होता है ना, x y z, z तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन दो वेरिएबल है x एंड y। तो जो कर्व x y की फॉर्म में होता है उसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, हमें इस कर्व को ट्रेस करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी सिमेट्री को चेक करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए सिमेट्री को कैसे चेक करते हैं। देखिए सिमेट्री को क्यों चेक करेंगे, सिमेट्री को चेक करने से हमें पता चल जाएगा कि कर्व किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, या फिर वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, या फिर पोल के अबाउट सिमेट्रिक है। तो देखिए कौन कौन से सिमेट्री होती है जो हमें चेक करनी पड़ती है, जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पर हमारे पास टोटल 5 सिमेट्री है, पांचों सिमेट्री आप चेक करेंगे, कोई ना कोई सिमेट्री आपको मिल ही जाएगी। देखिए सबसे पहला फर्स्ट सिमेट्री, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। देखिए आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब होगा, यहां पर लिखा हुआ है इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ वाई। अगर आपकी इक्वेशन में y की पावर इवन है ना, कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ y। अगर आपके देखिए कार्टेशियन फॉर्म जो है उसमें x और y दोनों है, x और y दोनों है। अब उसमें अगर y की पावर केवल इवन है तो इसका मतलब जो कर्व है आपका वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे यहां पर एग्जांपल मैंने लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि आप लोग इस एग्जांपल को क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बार आपने इसका ग्राफ भी बनाया है ना। तो 11th में बनाया, 12th में बनाया, और इससे पहले मैं आपको बहुत बार बनवा चुका हूं। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो कि एक पैराबोला होता है, अगर इसमें देखो तो y की पावर इवन है। और आप इसका देखिए, ये मैंने साइड में ग्राफ बनाया हुआ है, अगर आप इसके ग्राफ को देखें, इसके ट्रेसिंग को देखें, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब है कि जैसा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा। देखो इसमें सिमेट्री है, जैसा ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे भी है। तो इसका मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री चेक कर रहे हैं हम, तो यहां पर देखिए कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा अगर उसमें y की पावर इवन होगी, मतलब y की पावर 2, 4, 6 होना चाहिए, है ना। तो यहां पर y की पावर 2 है। दूसरी सिमेट्री देखिए, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। आपका कर्व y के अबाउट सिमेट्रिक कब होगा, तो इसके लिए भी हमने अगेन पैराबोला का ही एग्जांपल लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और सबको आता है। देखिए यहां पर मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो आप पहले से ही सब जानते हैं, तो उससे आसानी हो जाएगी समझना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यहां पर आप देखो x की पावर इवन है,
तो कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स की इवन पावर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगेन ये एक पैराबोला है जिसको हम जो होता है अपवर्ड पैराबोला। तो आप देख सकते हैं ये जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा वाई के लेफ्ट में है वैसा ही वाई के राइट में भी है। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कर्व हमारा क्या है, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट सिमेट्री देखिए, तब कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। आपका जो कर्व है वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। कब? अगर दोनों वेरिएबल की पावर इवन होगी। इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई की केवल इवन पावर है, ओनली इवन, ध्यान रखना ऑड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह एक्स स्क्वायर लिखा और एक जगह एक्स लिखा है तो ये तो मिक्स हो गया। केवल इवन होनी चाहिए, ऑड होनी ही नहीं चाहिए, है ना, तभी सिमेट्रिक होगा। तो यहां पर इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये इलिप्स, ये अगेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल और सब आप जानते हैं इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारी एक इलिप्स की इक्वेशन है और आप देख सकते हैं इसमें एक्स की पावर भी इवन है और वाई की पावर भी इवन है। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। और आप देखिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे भी है, एक्स एक्सिस के जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में भी है। इसका मतलब ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना। इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप जानते हैं सर्कल। सर्कल में भी जो सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है वो सर्कल भी दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है और उसमें भी एक्स और वाई की पावर दोनों इवन होती है। ठीक है ना, तो 3 सिमेट्री तो ये हो गई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिमेट्री, द कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय -x एंड y इज रिप्लेस्ड बाय -y। अगर आप x की जगह -x रख दें और y की जगह -y रख दें और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है तो इसका मतलब जो कर्व है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने सर्कल की इक्वेशन लिखी, इलिप्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। एक्स की जगह आप -x रख दो तो वो -x का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, -y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जो आपका कर्व है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखो जैसा कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही कर्व थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, सिमेट्रिकल है। और लास्ट वाला पॉइंट है द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। हमारा जो कर्व होगा वो y इक्वल टू x लाइन के सिमेट्रिकल होगा। कब? रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय y एंड y इज रिप्लेस्ड बाय x। यानी कि अगर आप x की जगह y लिख दें और y की जगह x लिख दें, x की जगह y और y की जगह x, तो आपका जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो अगेन इसके लिए भी आप सर्कल का एग्जांपल ले सकते हैं, इलिप्स का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये सब y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। और y इक्वल टू x लाइन क्या होती है? y इक्वल टू जो x की लाइन होती है वो ओरिजिन से पास होती है ना, ओरिजिन से पास होगी इस तरह से 45 डिग्री एंगल, है ना। ये हमारी लाइन होती है y इक्वल टू x, दिस इज द y इक्वल टू x, है ना। y इक्वल टू x की लाइन सब जानते हैं। तो देखो इस लाइन के अबाउट ये सर्कल सिमेट्रिक है, जैसा इस लाइन के नीचे है सर्कल वैसा ही इस लाइन के ऊपर भी है, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक तरह से इसका डायमीटर से पास होता है। तो ये हमारे पास 5 टाइप की सिमेट्री होती है जिनको आपको चेक करना होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, अगर आपको किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन के कर्व को ट्रेस करना है तो सबसे पहले आप उसकी सिमेट्री को चेक करेंगे। तो इनमें से कोई ना कोई सिमेट्री आपको मिल जाएगी और 90% केसेस में पहली वाली 2 सिमेट्री ही यूज होती है ना। तो पहली 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से दोनों में से ज्यादातर चीजें आपको मिल जाती है। चलिए, तो ये तो हमारा अभी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ ट्रेसिंग ऑफ कर्व का, जिसमें हमें सिमेट्री को चेक करना है। देखिए स्टेप को ये मत सोचिए कि वहां पर 5 चीजें, 5 में से कोई एक ही चेक करना होगा आपको, ठीक। चलिए अब सेकंड पॉइंट, ओरिजिन। अब हम यहाँ पर ओरिजिन का देखिए क्या मतलब है। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो हमारा कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कर्व ओरिजिन से पास होगा तो फिर हमें उस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी ओरिजिन पे, है ना। यानी कि हमें फाइंड करना होगा कि ओरिजिन पे उस कर्व के ऊपर टेंजेंट क्या है। अब कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो कर्व ओरिजिन से पास कब होता है, देखो ये आपको बहुत अच्छे से आता है कि कर्व ओरिजिन से पास कब होगा। अगर कर्व की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है,
तो कर्व ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि देखिए जब कर्व में कांस्टेंट टर्म होती है तो कर्व कभी भी ओरिजिन से पास नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन अगर कर्व के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब आप x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं। तो इसलिए अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कर्व ओरिजिन से पास होगा। देखिए वही लिखा है, द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन इफ द इक्वेशन डज नॉट कंटेन कांस्टेंट टर्म। कैसे पता चलेगा आपको? आप कर्व के अंदर क्या कर दीजिए, पुट करिए x को 0, पुट x इक्वल टू 0, और अगर है ना, अगर आपने x को 0 पुट किया एंड इफ वी गेट y इक्वल टू 0, इसका मतलब x को 0 पुट करने पे अगर हमें y 0 मिल जाता है तो 100% कर्व ओरिजिन से ही पास होगा, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, इफ कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, अब अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे ना, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन बाय पुटिंग। तो अब आप क्या करेंगे, टेंजेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेंजेंट, है ना। अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम लिखेंगे टेंजेंट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन बाय पुटिंग। कैसे लिखेंगे? यहां पर देखिए, अगर आपको टेंजेंट निकालनी है ओरिजिन पे तो आप उस कार्टेशियन इक्वेशन में जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है, मतलब एक ऐसी टर्म जिसकी डिग्री मिनिमम है, सबसे कम है, उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। वहां से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी और ये टेंजेंट होगी, ये ओरिजिन पर होगी, ठीक। चलिए नाउ अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इफ देयर इज 2 टेंजेंट एट ओरिजिन। अब आपने टेंजेंट तो निकाल ली, अगर आपको ओरिजिन के ऊपर 2 टेंजेंट मिल जाती है, कितनी टेंजेंट मिल जाती है? 2, और अगर वो दोनों टेंजेंट रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है तो ओरिजिन जो होगा हमारा वो ओरिजिन बन जाएगा नोड। फिर हम ओरिजिन को क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। नोड और कस्प मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो देखिए अगर आपको ओरिजिन पे 2 टेंजेंट मिलती हैं और दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है तो फिर हमारा जो ओरिजिन होगा उसको हम नोड कहेंगे। और अगर हमें 2 रियल टेंजेंट मिलती हैं और दोनों कोइंसिडेंट है तो हम अपने ओरिजिन को कहेंगे कस्प। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नोड एंड कस्प। चलिए तो स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3, फाइंड एसिम्पटोट्स। अब एसिम्पटोट्स को कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए तो मैं एक लेक्चर कंप्लीट ले चुका हूं, है ना। तो फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने एसिम्पटोट्स ही कैलकुलेट किया था। तो जैसे हमने वहां पर एसिम्पटोट को कैलकुलेट किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो वहां पर मैंने आपको 3 तरह के एसिम्पटोट्स को कैलकुलेट करना सिखाया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट। यहाँ पर जब आपको कर्व ट्रेस करने के लिए आएगा तो 99% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट होगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्पटोट होगी, यानी कि यहाँ पर ऑब्लिक एसिम्पटोट का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल स्टेप है भाई, आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए जो कर्व है हमारा वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, आपको ये निकालना है। तो देखिए एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, इसका मतलब आप y को 0 पुट कर दीजिए। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो जैसे आप कर्व में y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका कर्व एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। अगर आपको ये निकालना है कि कर्व y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो देखो y एक्सिस पे x 0 होता है, तो आप x को 0 पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कर्व y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। ना स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है रीजन। रीजन मतलब जो आपका कर्व है, वो कर्व किस रीजन में एग्जिस्ट करेगा। भाई जरूरी नहीं कर्व सारे रीजन में एग्जिस्ट करे, कुछ रीजन ऐसा भी हो सकता है जहां पर आपका कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको वो रीजन आइडेंटिफाई करना है जहां पर आपका कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि उस रीजन में आपको कर्व को ड्रॉ नहीं करना। तो रीजन कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है टेबल। अब हम जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं, हम क्लास 10 से ग्राफ बनाते आ रहे हैं, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू लिखते हैं और फिर उन वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और हमारा ग्राफ बन जाता है। हाँ, यहाँ पर जो आपको ग्राफ बनाना होगा वो ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना, आप प्लेन पेपर पे ही ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आप पॉइंट मार्क करेंगे, मतलब आपको यहाँ पर रफ स्केच बनाना है ग्राफ का, ठीक। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी।
ना प्रिपेयर ए टेबल, तो टेबल प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे काम आप कर चुके हैं, आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। जो आपको टेबल में आपकी वैल्यू आई है उन वैल्यू को आप प्लॉट कर देंगे। नाउ ट्रेस द कर्व कीपिंग ऑल अबव पॉइंट्स इन योर माइंड, है ना। तो जितने भी ऊपर के पॉइंट्स हैं ये सब आपके दिमाग में रहने चाहिए, इनको अपने दिमाग में रखते हुए आपको क्या करना है, कर्व को ट्रेस करना है। तो चलिए अब हम कुछ इन स्टेप को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो एक ही क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या है ना, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखा है 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसको हम बोलते हैं सीसॉइड। देखिए इस कर्व का नाम होता है सीसॉइड, लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, हालांकि जनरली पूरा ही लिख के आता है एग्जाम में, ट्रेस द कर्व। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं कर्व ट्रेसिंग की बात करूं तो कर्व ट्रेसिंग में मुश्किल से टोटल 5 to 6 क्वेश्चन है जो आज तक यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जब भी पूछे जाते हैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो इन 4-5 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें, और अगर एग्जाम में आपका कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन आता है तो पूरा चांस है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। बाकी आपको मेथड तो आता ही है, अगर इनसे अलग भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेथड प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान दें इधर। देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो कर्व है उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो गिवन कर्व है ना, गिवन कर्व, उस कर्व को मैं लिख लेता हूं गिवन कर्व। देखिए गिवन कर्व क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा गिवन कर्व है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे सिमेट्री। स्टेप नंबर 1 क्या है, सिमेट्री। तो देखिए मैं यहां स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सिमेट्री। चलिए सिमेट्री को चेक करते हैं। अब जरा ध्यान देना सिमेट्री पे। देखो यहां पर अगर आप देखें y की पावर इवन है, देखो y की केवल इवन है, y की कहीं भी यहाँ ऑड पावर नहीं है, केवल y स्क्वायर है, बाकी y कहीं है ही नहीं। तो यानी कि y की पावर क्या है, ओनली इवन पावर। और अगर मैं x की पावर को देखूं तो x 2 जगह आ रहा है और दोनों ही जगह x की पावर ऑड है, यानी कि x की पावर ऑड है, y की पावर इवन है। तो ये तो पहले वाला ही सिमेट्री हमें मिल गई कि y की पावर अगर इवन होती है तो जो हमारा कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो हम यहां लिखेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए ना, सिंस पावर ऑफ y इज इवन, यहां पर y की पावर क्या है, सिंस पावर ऑफ y इज इवन, है ना। तो हमारी जो y की पावर है वो क्या है, इवन है। देयरफॉर अगर y की पावर इवन है, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा, अबाउट x एक्सिस। तो हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट हो जाएगा सिमेट्रिक। तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अब उसके बाद देखिए आगे, तो सिमेट्री पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने सिमेट्री चेक कर ली कि जो हमारा कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इसका मतलब यहां से देखो, अब सारे पॉइंट आपके दिमाग में रखने चाहिए, यानी कि जब हम फाइनली जाके कर्व बनाएंगे तो जो कर्व होगा जैसा x एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसा ही x एक्सिस के नीचे भी बनेगा, x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नाउ स्टेप नंबर 2। अब देखिए जरा स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमें चेक करना होता है ओरिजिन। क्या चेक करना होता है, ओरिजिन। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप ओरिजिन है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या कर्व ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। अब देखें जरा, देखो क्या इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही है। हाँ हो सकता है स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाए कि सर 2a तो कांस्टेंट टर्म है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और इक्वल टू में एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब ये कर्व ओरिजिन से पास होगा। तो आप या तो थ्योरेटिकली थ्योरी में लिख दीजिए, है ना, कि गिवन कर्व डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म देयरफॉर इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन, या फिर आप मैथमेटिकली इसको लिख दीजिए, है ना। देखिए ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, देखो
तो एक तो आप थ्योरी में लिख दीजिए कि ओरिजिन से पास होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, या फिर पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। जब आप इक्वेशन 1 में x की जगह 0 पुट करेंगे तो वी गेट y इक्वल टू 0। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और अगर y की वैल्यू 0 मिले तो इसका मतलब कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, सॉरी, अगर y की वैल्यू 0 मिली तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कर्व देखिए, देयरफॉर कर्व passes थ्रू ओरिजिन। तो कर्व कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास। बोले बात समझ में आ गई, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, तो यहां पर इस पे टेंजेंट भी होगी। नाउ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो अब हम ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट को फाइंड आउट करेंगे। नाउ टेंजेंट एट ओरिजिन, अब जरा ध्यान देना, टेंजेंट एट ओरिजिन। अब देखिए टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देना। टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए क्या था हमारे पास कंडीशन, देखो, द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, कर्व ओरिजिन सेटिस्फाई होगी कंडीशन। नाउ अब जो टेंजेंट होगी ओरिजिन पे वो कैसे निकलेगी, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करना पड़ेगा। अब आप इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करिए। अब देखिए पहले मैं कर्व को लिख लेता हूं, y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे इसमें बताओ लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है। देखिए लोएस्ट डिग्री टर्म की अगर मैं बात करूं तो देखो इसकी डिग्री कितनी है, इस टर्म की 2, क्योंकि 2 है तो कांस्टेंट है, y की पावर 2 है तो y की डिग्री, यहाँ इस टर्म की डिग्री 2 होगी। इस टर्म की डिग्री 3 है क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो टोटल डिग्री होगी 3, और यहाँ पर भी 3। तो इसमें जो लोएस्ट टर्म डिग्री है वो ये है 2ay स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इस लोएस्ट डिग्री टर्म को पुट करना है 0, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट 2ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास y स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब y स्क्वायर 0 का मतलब है कि y की वैल्यू 0, और एक दो बार हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं आपको यहां पर दो रियल टेंजेंट मिल गई। y इक्वल टू 0 क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है, और आप जानते हैं y इक्वल टू 0 क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, यानी कि इस कर्व की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस इस कर्व के लिए टेंजेंट का काम करेगी। बात समझ में आ गई, एक्स एक्सिस किसका काम करेगी, टेंजेंट का। तो हमें यहां पर दो रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट मिल रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 रियल एंड कोइंसिडेंट। यहां पर हमें दो रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट एग्जिस्ट, यहां पर दो रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगी। 2 रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास दो रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट आ गई। तो अब अगर मुझे बताइए, अगर 2 रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 0,0 ओरिजिन है, 0,0 इज अ कस्प। ये क्या होगा, इसको ओरिजिन को हम यहाँ क्या बोलेंगे, कस्प बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो रियल एंड कोइंसिडेंट टेंजेंट आपको मिल रही हैं। तो हमारे पास दो स्टेप पूरे हो गए, हमने सिमेट्री भी चेक कर ली, हमने ओरिजिन भी चेक कर लिया, है ना। चलिए अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। देखो स्टेप नंबर 3 है फाइंड एसिम्पटोट्स। अब हमें क्या करना है, एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। देखिए जरा, फाइंड एसिम्पटोट्स। अब यहां पर देखो जरा एसिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे। एसिम्पटोट्स कैसे निकालते थे, ध्यान दीजिए, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होता है, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0, है ना। एक बार आप x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 पुट कर दीजिए, और एक बार आप y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए, तो आपको पैरेलल टेंजेंट्स मिल जाएंगी। अब यहां पर चलते हैं, देखो अगर आप x की हाईएस्ट पावर यहां पर 3 है, अगर आप इसके कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे, देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3,
और इसके कोफिशिएंट है कांस्टेंट, और मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर आपको कांस्टेंट मिल जाता है तो इसका मतलब कोई एसिम्पटोट नहीं होगी, है ना। अगर x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 मिल जाता है तो इसका मतलब आपके पास x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं होगी। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, अगर कंफ्यूजन है तो एक बार आप लास्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट तो कांस्टेंट है, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं होगी। अब हम यहां पर लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। मैं यहां पर y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स लिख रहा हूं, तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स लिखने के लिए क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। तो अगर आपको y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स चाहिए तो आप क्या करिए, y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। अब जरा यहां पर आ जाओ, y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखो। अब यहां पर अगर आप y की हाईएस्ट पावर को चेक करेंगे, देखो y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, और देखो y स्क्वायर 2 है हाईएस्ट पावर, दो जगह आ रहा है 2, तो यहां पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 2a माइनस एक्स है, तो आपको 2a माइनस एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा। 2a माइनस एक्स को आपने 0 पुट कर दिया तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2, यानी कि जो x इक्वल टू 2 आपके पास आया है, ये x इक्वल टू 2 क्या है, ये एक्चुअल में है हमारे पास एसिम्पटोट। और आप अच्छे जानते हैं कि x इक्वल टू 2 जो है वो एक लाइन होती है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है, तो यानी कि ये हमें एसिम्पटोट मिल गई y के पैरेलल। किसके पैरेलल, y के पैरेलल हमें एक एसिम्पटोट्स मिल गई है। तो y एक्सिस के पैरेलल अगर आपको एसिम्पटोट्स निकालना है तो आपको हाईएस्ट पावर ऑफ y के कोफिशिएंट को 0 पुट करना होगा गिवन कर्व में। तो y का हाईएस्ट पावर थी 2 और इसका कोफिशिएंट था 2a माइनस एक्स, इसको पुट कर दिया 0, तो हमें एसिम्पटोट्स मिल गया x इक्वल टू 2a। अब अगर मैं यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर को 0 पुट करूंगा तो वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं होगी, तो यानी कि नो अदर एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट, है ना। तो यहां पर कोई और एसिम्पटोट्स नहीं होगी, नो अदर एसिम्पटोट्स। तो यहां पर केवल एक ही एसिम्पटोट्स है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं है, ठीक। अब चलते हैं आगे अपना नेक्स्ट स्टेप। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, जरा ध्यान देंगे। हमने एसिम्पटोट्स फाइंड कर लिया, 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, 3 स्टेप हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ये हमारा स्टेप नंबर 3। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। देखो जरा स्टेप नंबर 4 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखो अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो ये कर्व जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे अभी तक क्या क्या पता चल चुका है। जब मैं इस कर्व को ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता चल गया कि ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा एक्स के ऊपर होगा वैसा ही नीचे भी होगा। ओरिजिन, यहां से मुझे पता चल गया कि कर्व जो है मेरा ओरिजिन से भी पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। दूसरा, ओरिजिन से पास होने के साथ साथ मुझे ये भी पता चल गया कि ये कर्व ओरिजिन से 2 बार पास हो रहा है और ओरिजिन को हम बोलेंगे कस्प, है ना। उसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि ये जो कर्व है इसके जो एसिम्पटोट्स है वो क्या है, x इक्वल टू 2a है, यानी कि x इक्वल टू 2a पे ये कर्व इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, है ना। इतनी बातें हमें पता चल गई है। अब हम चलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमारा 4th स्टेप हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, है ना। तो एक बार x को 0 पुट कर दीजिए और एक बार y को 0 पुट कर दीजिए। देखिए अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, इस कर्व की इक्वेशन में अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो आपके पास x भी 0 आएगा, है ना। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो x 0 आएगा और x को 0 पुट कर दूं तो y भी 0 आएगा। तो देखो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, पुट
x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, वी गेट y इक्वल टू 0, है ना। पुट y इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सेस, केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां पर 0,0। तो देयरफॉर 0,0 is the only point of intersection। देखो यहां पर ध्यान देना, एक्चुअल में हम जब कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ निकालते हैं तो वहां पर y 0 पुट करेंगे, तो जब y को 0 पुट करेंगे तो x भी 0 मिल जाएगा, और जब आप y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो x को 0 पुट करेंगे, तो x को 0 पुट करने पे y भी 0 मिल जाएगा, यानी कि केवल आपको एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर मिलेगा। तो 0,0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, चलिए तो अब हमारे पास कितने स्टेप कंप्लीट हो गए? 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप हमारा है 5th, और 5th में हमें फाइंड करना है रीजन। क्या फाइंड करना है? रीजन। अब हम रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे कि कर्व किस रीजन में एग्जिस्ट करेगा और किस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जरा इस रीजन को भी देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहां पर मैं कर्व की इक्वेशन लिख लेता हूं। कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर 2a माइनस x इक्वल टू एक्स क्यूब। y स्क्वायर, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, y स्क्वायर 2a माइनस x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये है मेरे पास कर्व की इक्वेशन। देखिए, तो यहां से अगर मैं कर्व की इक्वेशन अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं y, तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में 2a माइनस एक्स। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? x की पावर 3/2, है ना, और डिवाइडेड बाई x की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2a माइनस। भाई इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट बन जाएगा, तो ऊपर तो 3/2 और नीचे लग जाएगा रूट, यानी कि ये वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। अब जरा ध्यान देना इस वैल्यू पे, देखो ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलेगा कि ये कर्व कहां एग्जिस्ट करेगा और कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जरा ध्यान देना है, देखो अगर देखो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को निगेटिव रख दूंगा, देखो x की पावर 3/2 है। क्या है x की पावर? 3/2। भाई x की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है? x की पावर 3/2 का मतलब है अंडर रूट ऑफ x की पावर 3। भाई 1/2 मतलब रूट होता है, तो रूट x की पावर 3। इसका मतलब यहाँ पर x निगेटिव नहीं हो सकता। अगर x निगेटिव हुआ तो y की वैल्यू आएगी इमेजिनरी। तो अगर x को किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए अगर y इमेजिनरी आता है तो इसका मतलब वहां पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कर्व डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x लेस देन 0। ठीक है ना, तो कर्व कहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा? जहां पर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x लेस देन 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए, अगर x की वैल्यू देना, ध्यान देना, अगर x की वैल्यू 2a से ज्यादा हो गई तो नीचे वाला पार्ट इमेजिनरी हो जाएगा। भाई अंडर रूट के अंदर निगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 2a से बड़ी हो गई तो ये पार्ट निगेटिव। इसका मतलब कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, कर्व डज नॉट curve does not exist for x greater than 2। देखो x लेस देन 0 के लिए भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के ग्रेटर देन 2 के लिए भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि कर्व एग्जिस्ट करेगा कहां से कहां तक? 0 और 2a के बीच में। कर्व एग्जिस्ट बिटवीन 0 टू 2a। तो यानी कि जब x की वैल्यू 0 से 2a के बीच में होगी तो वहीं पर कर्व एग्जिस्ट करेगा। तो कर्व एग्जिस्ट, देखिए कर्व एग्जिस्ट
बिटवीन, कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा, 0 से लेके 2a के बीच में। यानी कि जब x की वैल्यू 0 से 2a के बीच में होगी तभी कर्व एग्जिस्ट करेगा। यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो 0 से 2a के बीच में बनेगा, 0 से 2a के बीच में। ठीक, चलिए, तो 0 से 2a के बीच में हमारा पूरा कर्व बनेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, जरा ध्यान देंगे, जल्दी से देखें। तो 0 से 2a के बीच में हमारा कर्व एग्जिस्ट कर रहा है। अब लास्ट हमारे पास बचा है स्टेप नंबर 6, जिसमें हम क्रिएट करेंगे टेबल। ठीक है ना, जिसमें हम क्रिएट करेंगे टेबल। तो देखो जो स्टेप नंबर 5 था हमारा, जिसमें हमने रीजन को फाइंड आउट किया है ना, ये रीजन 5 स्टेप नंबर और 6 स्टेप नंबर को आप एक जगह मर्ज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, टेबल को क्रिएट करने हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए पहले मैं ये फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ y का। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 अंडर रूट में कितना है 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। अब यहां पर हम क्रिएट करते हैं टेबल, है ना, टेबल बना लेते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए जरा, टेबल बनाते हैं। देखो तो यहां पर एक टेबल बना लेंगे जैसा हम ग्राफ बनाने के लिए हमेशा बनाते हैं। ये लीजिए हमारी टेबल बन जाएगी। अब यहां पर इस तरीके से ठीक है ना, इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे। और इसमें इसके बाद वैल्यूज को फाइंड आउट करें, वैल्यूज को फाइंड आउट करें। ठीक है ना, चलो तो ये हमारी टेबल बन गई। अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर मैं लिख लेता हूँ x और यहां पर लिख लेता हूँ। अब जरा ध्यान देना, अगर x की वैल्यू देखो जरा, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब देखो अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा इमेजनरी, y क्या आ जाएगा इमेजनरी। और आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर x को 0 पुट कर दूं, x को क्या पुट कर दे 0, तो x को 0 पुट करने पे y 0 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूं तो y भी 0 आएगा। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर x को मैं यहां पर a पुट कर दूं, कितना a। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अगर x को a पुट करेंगे तो y कितना आएगा, है ना। x को a पुट करने पर y कितना आएगा वो हमें चेक करना है। देखिए तो अगर मैं यहां पर x को a पुट करता हूं, देखिए x को a पुट करेंगे तो a की पावर 3/2 अपॉन में अंडर रूट में 2a माइनस a, यानी कि a की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाके माइनस करेंगे, यानी कि y की वैल्यू भी a आ जाएगी। तो अगर मैं x की जगह पर a रखता हूं तो y भी a आता है। ठीक है ना, चलिए और आगे देखिए, और भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट a ही पुट करना, आप चाहें तो यहाँ पर a/2 a/3 पुट करके देख सकते हैं, y भी आ जाएगा। मैं ज्यादा पॉइंट नहीं निकाल रहा, आप चाहें तो 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अब उसके बाद x को a रखा तो y a आ गया। अगर मैं यहाँ पर अब x को अगर मैं 2a रख दूं, देखिए अगर x को मैं कितना रख दूं 2a, तो y कितना आएगा, तो y आएगा इन्फिनिटी। तो x को अगर हम 2a रखते हैं तो y आ जाएगा इन्फिनिटी, है ना। और अगर x को आप 2a से बड़ा रखते हैं, x को आप 2a से ज्यादा वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो देखिए उस केस में क्या होगा। देखिए अगर आप x को 2a से ज्यादा रख देते हैं, देखिए x की वैल्यू अगर 2a से ज्यादा हुई तो आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पर निगेटिव टर्म आ जाएगी, यानी कि इमेजनरी। यानी कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 हुई तो y इमेजनरी आए, क्या आएगा इमेजनरी। तो मैंने कम पॉइंट निकाले, आप चाहें तो और निकाल सकते हैं 2-4 पॉइंट। ठीक है, देखिए इतने पॉइंट से भी हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो हमें मालूम है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर जो कर्व है उसकी पावर 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है। तो यहाँ पर कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं। और अगर मैं कर्व की बात करूं तो देखो जब x 0 है तो y भी 0 है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ओरिजिन पे कस आ रहा था।
अगर x a है तो y भी a है, यानी कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। जब x 2a है तो y इन्फिनिटी है, जब x 2a है यानी कि x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है और 2a पे जाके इनफाइनाइट हो गया है, और 2a हमारा क्या था, एसिम्पटोट्स भी था। तो अब यहां से हम कर्व को ड्रॉ करेंगे। नाउ फाइनली ड्रॉ दी कर्व। अब कर्व को ट्रेस करूंगा मैं इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से। अब जरा ध्यान देना, जितने भी पॉइंट हमने सॉल्व किए हैं सभी का यूज करेंगे और कर्व को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले x और y एक्सिस बना लेंगे। सबसे पहले x और y एक्सिस को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए तो x एंड y एक्सिस है ना। चलिए तो यहां पर ये मेरा आ गया x एक्सिस, y एक्सिस, ये हमारी है y एक्सिस ना, x एक्सिस ये हमारे पास आ गई x एक्सिस। जरा ध्यान से देखना, कर्व ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कैसे ट्रेस करना है कर्व को। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब जरा ध्यान देखिए, सबसे पहले आपको याद है पहला पॉइंट हमने सिमेट्री प्रूव की थी, तो सिमेट्री ये y एक्सिस x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि जैसा ग्राफ इसके ऊपर बनेगा वैसा ही ग्राफ इसके नीचे भी बनेगा। तो एक तो आप इस चीज पर ध्यान देंगे कि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दूसरा तो सिमेट्री हमें पता चल गई कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और क्या क्या पॉइंट थे, एक बार पॉइंट पे ध्यान दे लेते हैं। देखिए सिमेट्री हमारी पता चल गई, ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, कर्व क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ओरिजिन पे कस्प बन रहा है। और मैंने आपको बताया था कस्प एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कर्व की दो ब्रांच निकलती हैं, है ना। तो ये जो दोनों ब्रांच होंगी ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगी, यानी कि यहाँ पर जो कर्व होगा हमारा वो ओरिजिन से निकलेगा, ओरिजिन से इस तरीके से, इस तरीके से है ना, और एक जाएगा नीचे इस तरीके। क्यों? क्योंकि ओरिजिन कस्प है और जो y इक्वल टू 0 है वो इसके क्या है, टेंजेंट है। तो देखो इतने सारे पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी है, ओरिजिन पे कस्प बन रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से दो ब्रांच निकलेंगे, ठीक है। तीसरा कर्व 0,0 पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि यही पॉइंट है इंटरसेक्शन। और जो हमारी एक्स एक्सिस है वही इस कर्व के ऊपर टेंजेंट भी है, और आप जानते हैं कस्प पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस ही है ना। तो इतनी सारी बातें आप जानते हैं। और दूसरा जो एसिम्पटोट है वो x इक्वल टू 2a है, यानी कि ये कर्व x इक्वल टू 2a पे इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2a इस कर्व की क्या होगी, टेंजेंट होगी इन्फिनिटी पे। एसिम्पटोट क्या होती थी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। तो पहले मैं एक काम करता हूं, हम एसिम्पटोट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एसिम्पटोट्स पास होगा x इक्वल टू 2a से, ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गया, एसिम्पटोट आ गया जो था x इक्वल टू 2a। अब जरा ध्यान रखना, ये जो कर्व होगा ये इस एसिम्पटोट को इंफिनिटी पे टच करेगा, यानी कि हमारे पास जो ये ग्राफ है ये कुछ इस तरह से चलता जाएगा और ये इसको इंफिनिटी पे जाके टच करेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, देखिए x जब लेस देन 0 है, x लेस देन 0 कहां है, इधर है, ठीक है। तो देखो इधर कर्व नहीं आ रहा है, इधर कर्व नहीं आएगा, इस रीजन में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर y इमेजिनरी है। जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x की वैल्यू a होगी तो y की वैल्यू भी a होगी। उसके बाद जब x की वैल्यू 2a होगी तो y की वैल्यू देखो इनफाइनाइट हो जाएगी, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो y इमेजिनरी, यानी कि जो पूरा का पूरा कर्व है वो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2a तक ही एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू जब 0 से 2a के बीच में है तभी हमारा कर्व क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारा कर्व है ये कंप्लीट कर्व हमारा क्या हो गया, ट्रेस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कर्व हमारा ट्रेस हो गया है, और ये हमारे पास है एसिम्पटोट, ये क्या है, एसिम्पटोट। तो एसिम्पटोट कुछ नहीं होता, टेंजेंट होती है कर्व के ऊपर जो कि इंफिनिटी पे है, और ये हमारे पास है y एक्सिस, और ये हमारे पास है x एक्सिस, और ये हमारे पास है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2a, 0। तो इस तरीके से जो हमारा कर्व है वो कंप्लीटली ट्रेस हो चुका है, ठीक है ना। तो यही हमारा इसका कंप्लीट आंसर है जिसको हम बोलते हैं सी स्वाइड। तो मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कर्व को ट्रेस करना है। अब कोई भी कर्व एग्जाम में आ जाए आपको यही स्टेप फॉलो करने। और देखिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपकी इस क्वेश्चन में गलती होगी तो लास्ट स्टेप में जाके हो सकती है जहां पर आपको कर्व को ट्रेस करना है। इससे पहले सारे स्टेप में मुझे नहीं लगता कहीं गलती होने की कोई गुंजाइश है, सारे आसानी से आप कर सकते हैं। और यहां भी गलती नहीं होगी अगर आप सारे पॉइंट को दिमाग में रखते हुए इस कर्व को ट्रेस करेंगे। देखो हमारे सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो ये जो कर्व हमने ट्रेस किया पहले, सबसे पहले हमने चेक की थी सिमेट्री, तो देखो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है।
दूसरा हमने ओरिजिन चेक किया था, तो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, देखो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। तीसरा उसी में हमने टेंजेंट देखी थी कि टेंजेंट एट ओरिजिन, तो देखो टेंजेंट एट ओरिजिन जो है वो क्या आई थी हमारी, y इक्वल टू 0 आई थी। दो टेंजेंट आई थी y इक्वल टू 0, दोनों y इक्वल टू 0 ही थी, तो देखो ये y इक्वल टू 0 ही थी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या हो गया, कस्प हो गया। क्या हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट है हमारा कस्प। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कस्प, है ना। तो हमारा कस्प बन गया ओरिजिन पे। उसके बाद ओरिजिन के बाद हमने क्या चेक किया था, ओरिजिन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था एसिम्पटोट, है ना। तीसरे नंबर पे हमने क्या निकाला था, एसिम्पटोट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एसिम्पटोट आ गई थी x इक्वल टू 2a, तो ये रही एसिम्पटोट। एसिम्पटोट मतलब कर्व के ऊपर टेंजेंट इंफिनिटी पे, तो ये हमारा एसिम्पटोट भी आ गया। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या चेक किया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था कर्व का, वो था 0,0, तो ये रहा 0,0। उसके बाद हमने रीजन आइडेंटिफाई किया, तो आप रीजन को भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा कर्व है वो x लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप देखो 0 x लेस देन 0 इधर होता है, इधर हमारा कोई कर्व नहीं आ रहा है, इस रीजन में कोई कर्व नहीं आ रहा है। ग्रेटर देन 2 में भी हमारा कोई कर्व नहीं आ रहा, हमारा पूरा कर्व एग्जिस्ट कर रहा है 0 से 2a के बीच में। और यही हमने यहाँ पर लिखा था कि जो हमारा कर्व है वो 0 से 2a के बीच में लाई करेगा। और लास्ट में हमने टेबल बनाई, टेबल की हेल्प से हमने ये सारे पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर दिए और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है ना। तो इजी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ इस कर्व को ट्रेस करना है। अब इसको थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। गिवन कर्व, है ना। तो देखो जरा गिवन कर्व क्या है, y स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स, है ना, 3a माइनस एक्स। अब जरा ध्यान दें, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं सिमेट्री। तो देखिए जरा सिमेट्री क्या होगी, ध्यान दें, सिमेट्री को चेक करते हैं। देखिए सिमेट्री, चलिए इसमें सिमेट्री को चेक करिए कितना है सिमेट्री। देखिए अगर मैं इसमें सिमेट्री की बात करूं तो देखो यहां पर अगर हम पावर की बात करें तो y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यानी कि अगेन हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर x की पावर भी तो 2 है, लेकिन याद रखना जब हमने मान लिखा था ओनली, देखो स्टेप पे जरा ध्यान दो, एक बार स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। देखो सिमेट्री, देखो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस इफ द इक्वेशन कंटेन ओनली वर्ड पे ध्यान देना है, इवन पावर ऑफ कर्व, केवल इवन ही होनी चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन में तो y की पावर इवन है, x की पावर इवन है नो डाउट, लेकिन x की पावर ऑड भी तो है। और जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 भी आएगा, x की पावर 1 भी है। तो केवल इवन नहीं है, वहां इवन और ऑड दोनों है, केवल ओनली इवन होना चाहिए। तो y की पावर केवल इवन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस कर्व इज सिंस पावर ऑफ y इन इक्वेशन 1 इज इवन, क्या है, इवन है। देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, है ना। तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 2, अब हम देखेंगे ओरिजिन। तो जरा ओरिजिन को चेक करिए जल्दी से। अगर मैं ओरिजिन को चेक करूं, देखो ओरिजिन की बात करें तो देखो यहां पर x को 0 पुट करने पे क्या y 0 मिल रहा है। देखिए यहां पर इसमें क्या आपको कोई कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है, कोई भी आपको इसमें कांस्टेंट टर्म दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट टर्म दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास होगा। तो देखो put x equal to 0, we get y equal to 0, है ना। therefore curve
देयरफॉर कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। तो हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारा कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे टेंजेंट निकालेंगे। नाउ टेंजेंट एट ओरिजिन, देखिए x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। या आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, सेज कर्व डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म देयरफॉर इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन। क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसलिए ओरिजिन से पास होगा। देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, ध्यान देना, ए कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब y स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। जब आप कांस्टेंट टर्म चेक करते हैं तो सिंपलीफाई करने के बाद करते हैं, है ना। तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। नाउ टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। अब ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे निकालते हैं, है ना, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करना होता है, लोएस्ट डिग्री टर्म। अब इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है उसको पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो चलिए लोएस्ट डिग्री टर्म को इवेल्युएट कर लेते हैं, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए। तो यहां पर मेरे पास है वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो भी और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जब भी कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन कार्टेशियन इक्वेशन से आता है तो जनरली यही दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन अगला है प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी एक बार आ चुका है। तो मैं यहाँ आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2 मैं आपको करा रहा हूँ, एक प्रैक्टिस के लिए दूंगा। और यही तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं 3 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को अगर आप देखें, देखो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, यहाँ पर इसकी टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, यानी कि इसमें 2 टर्म 2 डिग्री की है और 2 टर्म 3 डिग्री की है। तो लोएस्ट कौन सी वाली होगी, 2 डिग्री वाली। तो 2 डिग्री वाली टर्म को हम 0 पुट कर देंगे। तो पहले मैं 2 डिग्री वाली टर्म को एक साइड कर लेता हूं। देखिए ए वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स इक्वल टू में 0। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो ये है। लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये वाली, दिस इज द लोएस्ट डिग्री टर्म। इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें दोनों टर्म की डिग्री 2 है, जबकि इन दोनों टर्म में डिग्री कितनी है, 3 है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट कर देंगे। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, पुट ए वाई स्क्वायर माइनस 3ax स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहां से देखिए सॉल्व करिए इसको, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी कि यहां से अगर मैं y की वैल्यू को निकालूं तो y इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस रूट थ्री एक्स। यानी कि यहां से मुझे 2 टेंजेंट मिल गई हैं। कितनी टेंजेंट मिल गई है, 2। देखो यहां से आपको 2 टेंजेंट मिल रही हैं। एक मिल रही है आपको y इक्वल टू रूट 3x और एक मिल रही है y इक्वल टू माइनस रूट 3x। और दोनों की दोनों टेंजेंट डिफरेंट है, रियल भी है और अलग अलग है, इस बार सेम नहीं है। तो इसका मतलब इस बार ओरिजिन हमारा कस्प नहीं होगा, नोड होगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट एग्जिस्ट, therefore 2 real and distinct tangent, है ना, 2 real and distinct tangent exist। 2 real and distinct tangent exist। तो इसका मतलब हमारी 2 रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट ओरिजिन पर एग्जिस्ट कर रही हैं। इसका मतलब जो ओरिजिन है, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज 0,0 इज अ नोड। तो 0,0 जो होगा वो हमारा नोड होगा। क्या होगा, 0,0 इज अ नोड। तो हमें ये पता चल गया कि जो 0,0 वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है, नोड है। अब आगे चलते, तो हमारा कितने स्टेप पूरे हो गए,
हमारे 2 स्टेप पूरे हो गए। हमने सिमेट्री चेक कर ली, हमने ओरिजिन चेक कर लिया, टेंजेंट हमने निकाल दिए। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जो होगा एसिम्पटोट्स। स्टेप नंबर 3 क्या है? अब हम फाइंड करेंगे एसिम्पटोट्स। अब देखिए एसिम्पटोट्स को कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। एसिम्पटोट्स के लिए हमें क्या करना होता है, पहले मैं कर्व की इक्वेशन लिख लेता हूं, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर 3a माइनस। देखिए एसिम्पटोट्स अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, x की हाईएस्ट पावर को 0 पुट करना होगा, जो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसको 0 पुट करेंगे और y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखिए तो यहां से मेरे पास आएगा ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहां पर देखो x और y की हाईएस्ट पावर को जरा चेक करिए, है ना। तो देखो x की हाईएस्ट पावर 3 है और उसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं होगी, है ना। y की हाईएस्ट पावर को चेक करें तो y की हाईएस्ट पावर 2 है और y की पावर 2 का कोफिशिएंट है a प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पर एक एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगी जो कि y के पैरेलल होगी, है ना। तो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, देखिए एसिम्पटोट, ध्यान देंगे, एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। y एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्पटोट होगी वो क्या होगी, जरा ध्यान दीजिए। देखिए y एक्सिस के पैरेलल, तो आप क्या करेंगे, पुट कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए। तो जरा y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए कितना है, यहाँ पर a प्लस एक्स है इक्वल टू 0, है ना। a प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर y स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स को मैंने 0 पुट कर दिया, तो a प्लस एक्स को 0 पुट करने पे मुझे एसिम्पटोट की इक्वेशन मिल जाएगी। देख तो यहां से मेरे पास आ गया x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू माइनस, तो ये हमारे पास एसिम्पटोट होगी। अब देखो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है, x की जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, और आप अच्छे से जानते हैं कि जब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट आ जाए तो इसका मतलब कोई एसिम्पटोट नहीं होगी, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं होगी। तो यहां पर लिख देंगे नो अदर एसिम्पटोट, नो अदर एसिम्पटोट, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल y एक्सिस के पैरेलल ही एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगी। चलो अब आगे देखिए, एसिम्पटोट भी हमने फाइंड कर ली, x इक्वल टू माइनस a हमारे पास एसिम्पटोट आ चुकी है ना, ये हमारे पास एसिम्पटोट। चलिए अब आगे चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे, और स्टेप नंबर 4 था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए क्या हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरा ध्यान विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि x को 0 पुट करेंगे तो y, देखिए अगर आपको ये चेक करना है कि ये जो कर्व बनेगा ये x एक्सिस को कहां कट करेगा और y को कहां कट करेगा, है ना। x एक्सिस को कहां कट करेगा और y को कहां कट करेगा। तो देखो अगर आपको ये पता करना है कि x एक्सिस को कहां कट करेगा तो y को 0 पुट कर दीजिए। अगर आप इसमें y को 0 पुट करेंगे तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक 0 और एक 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब यहां पर देखिए पहले मैं निकाल रहा हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस। देखिए पिछले केस में केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यहां पर 2 होंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जब भी x एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो आप हमेशा y को 0 पुट कर दो, y को क्या कर दीजिए 0, क्यों, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। अब y को 0 पुट कर देंगे इस गिवन कर्व में, तो देखो जैसे ही आप y को पुट करेंगे 0 तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स इक्वल टू में 0, ये आपको मिलेगा क्योंकि ये साइड तो 0 हो जाएगी ना y वाली, y को 0 पुट कर देंगे। यहां से x की 2 वैल्यू मिलेंगी, देखो एक तो मिलेगा आपको x 0 क्योंकि आप
भाई ये दो फैक्टर हो गए, दोनों को अलग अलग जीरो रखेंगे तो एक एक्स मिलेगा आपको 0 और एक एक्स मिलेगा आपको 3। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, देखिए जब y 0 है तो x भी 0 है और जब y 0 है तो x 3a भी है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या क्या आगे जरा ध्यान देना, 0,0 एंड 3a,0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 एंड 3a,0, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गए। नाउ आगे देखिए, अब अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, इस पे भी जरा ध्यान देते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पुट x इक्वल टू 0, पुट x 0। देखिए जब आप x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो आप देखिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास x को 0 पुट करने पे मिलेगा y स्क्वायर a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और यहां से y स्क्वायर a इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 0। इसका मतलब 0,0 इज ओनली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस, जो कि पहले भी आ चुका है ना। चलिए तो यानी कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है एक्सेप्ट ओरिजिन, एक्सेप्ट ओरिजिन। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए। अब हम चलते हैं 5th पॉइंट पर। 5th हमारा था ओरिजिन, 5th हमारा क्या है, रीजन। अब हम रीजन की बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखो जो रीजन है, थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो आप स्टेप नंबर 5 रीजन वाला और स्टेप नंबर 6 टेबल वाला एक ही जगह मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि रीजन तो आपको टेबल से भी पता चल जाएगा। जब आप टेबल में वैल्यू पुट करेंगे तो जहां पर x की वैल्यू रखने पे y इमेजिनरी आ जाएगा, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में हमारा जो कर्व है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर रीजन एंड टेबल दोनों को मर्ज कर देता हूं एक ही साथ, है ना, रीजन एंड टेबल। अब जरा ध्यान देखिए, तो स्टेप नंबर 5 और 6 एक साथ मर्ज कर दिया है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, गिवन कर्व से आप y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां से y स्क्वायर कितना आ रहा है, a प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स, है ना। y स्क्वायर a प्लस एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। तो यहां से अब आप y की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो चलिए y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देखिए कितनी आएगी। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहां से अगर मैं y निकालूं तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। और यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा। देखो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट x होता है, बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा बाकी बचा हुआ पूरा अंडर रूट में 3a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। यहां से हमें रीजन भी पता चल जाएगा और यहां से हमारी टेबल भी बन जाएगी, दोनों काम यहीं से हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। इस स्टेप में अगर आपने गलती नहीं की तो आपका क्वेश्चन समझिए बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग के स्टेप मुझे नहीं लगता किसी के गलत होंगे, स्टार्टिंग के सारे स्टेप आपके सही होंगे, बस इसी स्टेप पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देखो जरा, और देखिए इसके बाद हमें पोलर कर्व की ट्रेसिंग करनी है। पोलर कर्व में भी यही स्टेप आएंगे, बस वहां पर एक्स और वाई की जगह आर और थीटा आ जाए। चलो देखो, तो यहां पर मैं टेबल बना लेता हूं एक, देखिए टेबल है ना, पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल से ही आपको रीजन भी पता चल जाएगा, टेबल से ही आपको कर्व भी ड्रॉ, तो ये हमारा आ गया। तो यहां पर इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर लेंगे आप, और इसमें फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे ऊपर से देख के।
और ये बहुत आसान हमारे लिए हो जाएगा, है ना। चलो अब वैल्यूज को ड्रॉ, देख यहां पर लिखूंगा मैं x और यहां पर लिखेंगे हम y, x एंड, अब यहां पर x की वैल्यूज को पुट करते जाना है और y की वैल्यूज को इवेल्युएट करते जाना है, बस यही हमें करना है। अब जरा यहां पर ध्यान दें, देखिए अगर यहां पर मैं ध्यान दूं पहले एजम्पटोड्स को, तो हमारी जो एजम्पटोड आई थी वो क्या थी, x इक्वल टू -a थी, यानी कि ये कर्व -a तक तो जाएगा भाई, -a पे जाके इन्फिनिटी होगा, -a पे जाके इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब -a से पहले एग्जिस्ट नहीं करेगा। जरा यहां देखो, अगर x की वैल्यू -a से छोटी हो जाए, जरा ध्यान देना, अगर मैं x को -a से कम रखूं तो देखो x की वैल्यू अगर -a से कम हो गई तो ये वाली टर्म निगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, यानी कि रूट में नेगेटिव आ जाएगा, और अगर रूट में नेगेटिव आ जाता है तो y की वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है और वहां पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप जरा ध्यान देंगे, अगर x हमारा लेस देन 0 है तो y होगा इमेजिनरी, ध्यान दीजिएगा y क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अगर सॉरी x लेस देन, यहां पर जरा ध्यान दें, ये x लेस देन 0 नहीं, x लेस देन -a, अगर x की वैल्यू -a से छोटी हुई तो y की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। चलिए और आगे चलते हैं। अब देखो जरा, अगर x की वैल्यू हुई 0 तो x की वैल्यू 0 होने पे y भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 होने पे y भी 0 हो जाएगा, और होगा भी क्योंकि ओरिजिन तो हमारा क्या है, नोड है। उसके बाद आगे और वैल्यूज को पुट करते हैं, तो अगर मैं x की जगह पर a पुट कर दूं, x की जगह पर a पुट कर दें तो देखिए y कितना है, देखो अगर यहां पर a पुट करेंगे x की जगह पर तो ये ऊपर बचेगा 2a और नीचे भी 2a है ना, और 2a से 2a कट जाएगा, इसका मतलब x a है तो y भी a ही आ, अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू भी a ही आएगी, ठीक है ना, x की वैल्यू a आने पे y की वैल्यू हमारे पास a आ जाएगी। और आगे चलते हैं, और आगे चलें, देखिए अगर इससे और आगे बढ़े x की वैल्यू a, ठीक, अगर x की वैल्यू और थोड़ा सा एक आध पॉइंट और पुट कर लेते हैं। चलिए अगर मान लीजिए मैं यहां पर x की वैल्यू a हो गया, और ठीक, अब यहां पर एक काम करते हैं, 3/2 a पुट करते हैं, x की जगह पर पुट कर देते हैं 3/2 a, ये मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो 1 a से ज्यादा है ना, तो जब आप x की जगह 3a/2 पुट करेंगे, 3a/2 पुट कर दिया मैंने x को, तो देखो जरा y कितना आएगा, अगर आप y को निकालने जाएंगे तो y 3a/2 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 3a में से 3a/2 को माइनस करेंगे तो 3a/2 ही आ जाएगा, अपॉन में x की जगह 3a/2 और प्लस a कर दे, देखो जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 3a/2 तो बाहर है, अंडर रूट में देखो ये आ जाएगा 2a 5 है, कितना आ जाएगा, तो 3a/2 अपॉन 5a/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा हमारे पास अंडर रूट में 3/5, यानी कि 3a/2 और अंडर रूट में 3/5 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, तो यहां पर 3a/2 अंडर रूट में 3/5 ऐसा कुछ हमारा आंसर आएगा। तो वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जितना मन करे उतना निकाल लीजिए, लेकिन आपको 3-4 वैल्यू से भी कर्व मिल जाएगा। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू को रखते हैं हम, देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू, देखिए हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैं यहां पर x की जगह 3a रख दूं, 3a तो y कितना आएगा, देखो अगर x की जगह 3a तो 0 आ जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, और अगर x की वैल्यू को मैं 3a से ज्यादा रख दूं तो ये फिर से इमेजिनरी आ जाएगा, देखो x की वैल्यू अगर 3a से ज्यादा होगी तो निगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये इमेजिनरी आ जाएगा। इसका मतलब यहां से देखो एक टेबल से हमें रीजन भी पता चल गया और पॉइंट्स भी पता चल गया। देखो कर्व कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा रीजन ऐसा जहां पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x लेस देन इक्वल टू a, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x लेस देन -a। सेकेंड पॉइंट, कर्व
डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x ग्रेटर देन 3a, तो ना तो इस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा ना ही इस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इन दोनों वैल्यू के लिए कर्व हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो कर्व है हमारा वो एग्जिस्ट कहां करेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, जो कर्व हमारा है वो एग्जिस्ट करेगा। देखिए कर्व एग्जिस्ट, अब यहां पर ध्यान देना, कर्व एग्जिस्ट व्हेन, कब एग्जिस्ट करेगा, जब x की जो वैल्यू होगी, जरा ध्यान देना, कर्व कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन x, देखिए x की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 3a और -a, यानी कि जब x की वैल्यू आपकी 3a से कम और -a से ज्यादा होगी तभी आपका कर्व क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो आपका कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास लास्ट जो हमें करना है वो करना है कर्व को ड्रॉ। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे आप लोग, कर्व को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए कर्व ड्रॉ करना है तो पहले x और y एक्सिस बना लो, ये मेरे पास आ गई x एक्सिस, ठीक है, और सॉरी ये y एक्सिस, और यहां पर आ गई मेरे पास x एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब यहां पर देखिए मैं कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे, x एक्सिस एंड y। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और पहला स्टेप हमने देखा था कि हमारा सिमेट्रिक आ रहा था, क्या आ रहा था, सिमेट्रिक हमारा आ रहा था, है ना, सिमेट्रिक। तो जैसा x एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही x एक्सिस के नीचे भी होगा। उसके अलावा सिमेट्रिक आने के साथ साथ देखिए x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ गया, ओरिजिन से पास भी हो रहा है ना, और सीधी सी बात है कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है क्योंकि y की पावर 2 3 सब आ रही है। ओरिजिन पे टेंजेंट है 2, यानी कि ओरिजिन पे 2 टेंजेंट आ रही हैं ±√3। एक काम करते हैं, सबसे पहले ओरिजिन पे 2 टेंजेंट हमारे पास आ रही हैं, तो उन दोनों टेंजेंट, देखिए ओरिजिन पे टेंजेंट है, ध्यान देना, ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे 2 टेंजेंट है ±√3। तो देखो जो y = √3x होगा, जो y = √3x, देखिए y = √3x की टेंजेंट ऐसे जाएगी और y = -√3x की टेंजेंट ऐसे जाएगी। तो पहले मैं टेंजेंट को ही ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए हालांकि टेंजेंट कर्व ड्रॉ करने के बाद आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं टेंजेंट को पहले ड्रॉ कर लूं, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है। तो देखो y = √3x की जो लाइन होगी वो कैसे जाएगी, y = √3x, तो ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसे आएगी। देखिए y = √3x की लाइन, तो ये होगी मेरे पास y = √3x की लाइन। ठीक, अब हम चलते हैं y = -√3x की लाइन, वो ऐसे जाएगी, तो y = -√3x की लाइन ये हो, ठीक है। इससे देखो आसान हो जाएगा ग्राफ को बनाना। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखिए चलिए ये तो हमारे पास आ गया। अब देखो जो हमारा कर्व है, इसका मतलब कर्व के ऊपर ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, और अब देखो और ये कंडीशन देखो, जो कर्व होगा इसके ऊपर भी बनेगा और इसके नीचे भी बनेगा, सिमेट्रिक है x एक्सिस के अबाउट, तो इसका मतलब कर्व इस रीजन में तो नहीं आएगा, ना इसमें आएगा, इधर वाले रीजन में आएगा। क्यों, क्योंकि कर्व x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, 3a पे कट कर रहा है, 3a पे, यानी कि जो कर्व है वो x एक्सिस को कट भी कर रहा है 3a पे। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, और ये टेंजेंट है तो ग्राफ ऐसे आना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है, 3a पे कट करेगा। दूसरा, तो इधर तो 3a पे कट करेगा, अगर लेफ्ट में बात करूं तो लेफ्ट में -a के पीछे नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा ये पॉइंट आ गया 3a, इसको मैंने ले लिया 3a, 0, और इधर मैंने ले लिया ये -a, 0, यानी कि मेरा जो कर्व है वो यहां से लेके यहां तक ही होगा, और यहां पर मेरे पास होगी एसिम्पटोट जिसको ये टच नहीं करेगा, जिसको ये टच नहीं करेगा, है ना। थोड़ा सा इधर ले लेता हूं -a, 0, तो -a पे क्या होगी, एसिम्पटोट होगी। तो पहले मैं -a पे एसिम्पटोट्स को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए ये हमारी होगी एसिम्पटोट, यहां देखिए एसिम्पटोट यहां पर हमारे पास कहीं होगी, ये होगी मेरे पास एसिम्पटोट। अब जरा ध्यान देना, एसिम्पटोट भी हमारे पास आ गई है ना। अब मैं कर्व को ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान।
देखिए जो हमारा कर्व है वो इसको टच नहीं करेगा, एसिम्पटोट को। एसिम्पटोट क्या है, टेंजेंट होती है इंफिनिटी पे, और इस यहां से पास हो रहा है और अलग अलग दो टेंजेंट आ रही है, तो देखो कर्व इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से कर्व आएगा। बात समझ में आ रही है, कर्व इस तरीके से ही हमारा आएगा। ठीक, और देखो ये कर्व अब यहां से पास होते हुए कहां जाएगा, इस तरह, और यहां से इस तरीके का आपका कर्व बने। ठीक है ना, ये आपका क्या बनेगा, कर्व। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो कलर है ये क्या है, हमारे पास कर्व है, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर ये क्या है, y इक्वल टू √3x, ये क्या, ये y इक्वल टू √3x वाली टेंजेंट है, और ये y इक्वल टू -√3x की टेंजेंट है। ठीक, ये आपका कर्व है। ठीक, इस कर्व की इक्वेशन, ये कर्व है हमारे पास, इस तरह से कर्व आ गया। ये जो हमारी ये एसिम्पटोट है, ये क्या है, एसिम्पटोट। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास आ रही है एसिम्पटोट। ठीक है ना, तो एसिम्पटोट आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास जो है कर्व ड्रॉ हो गया, y इक्वल टू √3x, y इक्वल टू -√3x। और यहां पर सेंटर में ध्यान दीजिए, ये जो है हमारे पास ये है नोड, ये क्या है, इसको हम कहेंगे नोड। तो ये हमारे पास है नोड। देखिए पूरा कंप्लीट कर्व जो है यहाँ पर हमारा ट्रेस हो चुका है। ठीक है ना, कंप्लीट कर्व हमारा क्या हो गया, ट्रेस हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं कर्व की, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको एग्जाम में मान लीजिए ट्रेसिंग ऑफ कर्व का क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे जनरली ये क्वेश्चन हमेशा चॉइस में भी होता है, ज्यादातर ऐसा नहीं है कि हमेशा। अगर देखिए कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है, तो इसलिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि फुल मार्क्स आएंगे, तो आपको कर्व ट्रेसिंग पढ़ना ही है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में आता है किसी क्वेश्चन के, तो आप प्रीफर कर, ज्यादातर बच्चे प्रीफर करते हैं कि दूसरा ही क्वेश्चन करें, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन टफ नहीं है, आसान है। इस तरह से आप किसी भी कर्व को क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट था, जिसमें हमें ट्रेस करना था कार्टेशियन इक्वेशन को, वो मैंने आपको करा दिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा कर्व ट्रेसिंग ऑफ पोलर इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए ये हमारा यहीं पर लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व हैविंग पोलर इक्वेशन। ठीक है ना, तो ओके, थैंक यू सो मच।